हेलो जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक स्वस्थ और अच्छे होंगे। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। तो सभी का मोस्ट वेलकम। और आज से आपकी यूपी सी नेट की क्लास स्टार्ट हो रही है 2027 के लिए। और ये क्लास आपके यूपी सी नेट में हूबहू छपे हुए इस क्लास से क्वेश्चन मिलेंगे। और इस क्लास में हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का कोशिका चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन क्या है, कोशिका किसे कहते हैं। तो जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं भैया, कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, स्लाइडेन एवं स्वान ने। किसने भैया, स्लाइडेन एवं स्वान ने। वन लाइनर क्वेश्चन है और हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में छपे हुए क्वेश्चन मिलेंगे। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। और इस क्लास में जैसे कि मैंने बताया कि इस क्लास में कोशिका से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चनों को समाप्त करेंगे, है ना। कोशिका यानी कोशिका चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस क्लास में समाप्त होने वाले हैं। तो चलिए, कोशिका किसे कहते हैं, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, स्लाइडेन एवं स्वान ने। ओके, कोशिका सिद्धांत में संशोधन किसने किया, तो रुल्डोफ विर्चो। यहाँ बिरखो लिखा है, विर्चो होगा। ओके, रुल्डोफ विर्चो ने क्या किया, कोशिका सिद्धांत में संशोधन किया। चलिए, विर्चो ने क्या कहा था। विर्चो ने कहा कि नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। विर्चो ने क्या कहा भैया, कि नई कोशिका जो है वो पूर्ववर्ती कोशिका से ही बनती है। कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। कब किया भैया, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। कब, 1665 ईस्वी में। और रॉबर्ट हुक जो थे वो सबसे पहले, रॉबर्ट हुक किस पदार्थ में कोशिका देखी थी, तो कार्क में। किस में देखा, कार्क में कोशिका देखी थी। कौन, रॉबर्ट हुक ने। ओके, चलिए, जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया। जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, एंटोनी वान लुवेनहाक ने। किसने भैया, एंटोनी वान लुवेनहाक ने कोशिका का जो सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, तो एंटोनी वान लुवेनहाक ने। कोशिका विज्ञान को क्या कहा कहते हैं, तो कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी क्या कहा जाता है भैया, साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, कोशिका के मुख्य भाग कितने हैं। कोशिका के मुख्य भाग 3 हैं। कौन कौन से, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। कोशिका के मुख्य भाग 3 कौन कौन से, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोशिका का आकार। कोशिका का आकार किस पर निर्भर करता है, तो उसके कार्य पर निर्भर करता है। किस पर, उसके कार्य पर निर्भर करता है। सबसे छोटी कोशिका किस जीव की होती है, तो माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका होती है किसमें, माइकोप्लाज्मा में। और सबसे बड़ी कोशिका किसमें होती है, ऑस्ट्रिच एग। किसमें, ऑस्ट्रिच एग में सबसे बड़ी कोशिका होती है। यानी शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका का बना होता है। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। मानव मानव शरीर की अगर बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ओवम की है। क्या है, ओवम यानी अंडाणु। किसकी है भैया, अंडाणु की सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव शरीर में अगर बात करें तो। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की अगर बात करें तो एस्पर्म की होती है। क्या होती है, एस्पर्म की यानी शुक्राणु होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली को और किस नाम से जाना जाता है, तो प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका झिल्ली को और किस नाम से जाना जाता है, प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। प्लाज्मा झिल्ली कैसी झिल्ली होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो अर्धपारगम होती है। कैसी होती है भैया, अर्धपारगम झिल्ली होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, पादप कोशिका में। किसमें, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या है, कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या है, सेलुलोज। क्या है, सेलुलोज। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है, सुरक्षा एवं आकार प्रदान करना।
कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है? सुरक्षा एवं आकार प्रदान करना क्या होता है? कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट, कोशिका द्रव्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो साइटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है भैया? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका द्रव्य को अंग्रेजी में साइटोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य में विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिका की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करना। केंद्रक की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। और केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिका की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करना। केंद्रक में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो केंद्रक में अनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है। चलिए, केंद्रक के अंदर धागे नुमा संरचना क्या कहलाती है? केंद्रक के अंदर धागे नुमा संरचना जो होती है वो क्रोमोसोम कहलाती है। और जीन किस पर उपस्थित होते हैं? तो जीन जो होते हैं वो क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। जीन किस पर स्थित होते हैं? क्रोमोसोम पर ही स्थित होते हैं। और ये क्रोमोसोम पाया कहाँ जाता है? तो केंद्रक के अंदर कैसी संरचना होती है? धागे नुमा संरचना होती है। ओके, क्लियर? चलिए, क्लियर हो चुका होगा। चलिए बात करते हैं कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस या ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन तीन तरह से बन सकता है इसमें। कभी कभी पूछ लेगा कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, तो भी क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और कभी पूछ लेगा कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो भी क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और कभी कभी पूछ लेगा जाएगा कि कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, तो भी क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा। ओके, चलिए, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो एटीपी का निर्माण जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम पर। किस पर? राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषण होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राइबोसोम की खोज किसने की? जॉर्ज पैलेट ने। किसने भैया? जॉर्ज पैलेट ने किसकी खोज की? राइबोसोम की खोज की। गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? गोल्जी काय का मुख्य कार्य होता है पैकेजिंग एवं स्राव। क्या होता है भैया? पैकेजिंग एवं स्राव किसका मुख्य कार्य होता है? गोल्जी काय का। गोल्जी काय की खोज किसने की? कैमिलो गाल्जी ने। किसने भैया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गोल्जी काय की खोज किसने की? कैमिलो गाल्जी ने। ओके, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, यानी सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। ओके, चलिए, लाइसोसोम की खोज किसने की? क्रिश्चियन डी डुबे ने। किसने? क्रिश्चियन डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? अवशिष्ट पदार्थों का पाचन करना। क्या करना? अवशिष्ट पदार्थों का पाचन किसका मुख्य कार्य है? तो लाइसोसोम का मुख्य कार्य है। ओके, चलिए नेक्स्ट, हरित लवक किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में। हरित लवक किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण। हरित लवक का मुख्य कार्य क्या है भैया? प्रकाश संश्लेषण। हरित लवक में कौन सा वर्णक पाया जाता है? हरित लवक में कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। कौन सा वर्णक पाया जाता है भैया? क्लोरोफिल पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक जालिका कितने प्रकार की होती है? एंडोप्लाज्मिक जालिका कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। कितने भैया? 2 प्रकार की होती है। एंडोप्लाज्मिक जालिका के 2 प्रकार कौन से हैं? एंडोप्लाज्मिक जालिका के 2 प्रकार कौन से हैं? तो खुरदरी एवं चिकनी। 2 प्रकार हैं, एक खुरदरी होती है और दूसरी चिकनी होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ओके, खुरदरी एंडोप्लाज्मिक जालिका पर क्या पाया जाता है? तो राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। खुरदरी एंडोप्लाज्मिक जालिका पर क्या पाया जाता है भैया? राइबोसोम पाया जाता है। और चिकनी एंडोप्लाज्मिक जालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो वसा एवं लिपिड का संश्लेषण करना। वसा या लिपिड बोले का क्या करना? संश्लेषण करना। किसका कार्य होता है? चिकनी एंडोप्लाज्मिक जालिका का मुख्य कार्य होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रसधानी का मुख्य कार्य क्या है?
रसधानी का मुख्य कार्य होता है जल एवं भोजन का संग्रह करना। क्या करना? जल एवं भोजन का संग्रह करना। किसका कार्य होता है? रसधानी का कार्य होता है। पादप कोशिका में रसधानी कैसी होती है? तो पादप कोशिका में रसधानी बड़ी एवं अस्थायी होती है। कैसी होती है भैया? बड़ी एवं अस्थायी होती है। पादप कोशिका में रसधानी कैसी होती है? बड़ी एवं अस्थायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जंतु कोशिका में रसधानी कैसी होती है? तो जंतु कोशिका में रसधानी छोटी एवं अस्थायी होती है। कैसी होती है? छोटी एवं अस्थायी होती है। सेंट्रोसोम किस कोशिका में पाया जाता है? सेंट्रोसोम किस कोशिका में पाया जाता है? जंतु कोशिका में। किस में भैया? जंतु कोशिका में। सेंट्रोसोम किस कोशिका में पाया जाता है? जंतु कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए, कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम का कार्य क्या है? कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम का कार्य होता है स्पिंडल तंतु बनाना। क्या? स्पिंडल तंतु बनाना। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? केंद्रक को। किसे? न्यूक्लियस को कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक जो होता है असंगठित होता है। असंगठित मतलब वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कैसा होता है? असंगठित होता है, यानी वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कैसा होता है? सुसंगठित एवं झिल्ली से घिरा होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कैसा होता है? सुसंगठित एवं झिल्ली से घिरा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण क्या है? तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जीवाणु यानी बैक्टीरिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए, यूकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण क्या है? पादप एवं जंतु कोशिकाएं। क्या है भैया? पादप एवं जंतु कोशिकाएं क्या है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण है। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक। क्या होता है भैया? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक। और आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक या राइबोन्यूक्लिक एसिड भी बोला जाता है ना। इंग्लिश में हम लोग को एसिड बोला जाता है। ओके, चलिए, कोशिका का कौन सा भाग आनुवांशिक गुणों का वाहक है? कोशिका का कौन सा भाग आनुवांशिक गुणों का वाहक है? तो ये है क्रोमोसोम। क्या है भैया? क्रोमोसोम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीन किसके बने होते हैं? जीन जो होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? डीएनए के। और कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम पर पाया जाता है। कैसी संरचना होती है? धागे नुमा संरचना होती है। राइट, चलिए, कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कोशिका विभाजन 2 प्रकार के होते हैं, एक समसूत्री और दूसरा अर्धसूत्री। नीचे देखेंगे। ओके, देखिए, कोशिका विभाजन के 2 प्रकार कौन से हैं? तो एक समसूत्री और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। एक समसूत्री विभाजन, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? माइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइटोसिस। समसूत्री विभाजन को अंग्रेजी में माइटोसिस कहा जाता है और अर्धसूत्री विभाजन को अंग्रेजी में मियोसिस कहा जाता है। क्या बोला जाता है भैया? मियोसिस। समसूत्री विभाजन को क्या कहा जाता है? माइटोसिस। और अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस कहा जाता है। शरीर की वृद्धि किस विभाजन से होती है? शरीर की वृद्धि किस विभाजन से होती है? तो माइटोसिस द्वारा। किसके द्वारा? माइटोसिस द्वारा, यानी समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। शरीर की वृद्धि किस विभाजन द्वारा होता है? समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। और जिसको क्या बोलते हैं? माइटोसिस। ओके, जिसे क्या बोला जाता है? माइटोसिस कहा जाता है अंग्रेजी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनन कोशिकाओं का निर्माण किस विभाजन से होता है? तो मियोसिस से होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन से होता है। हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन, अंग्रेजी में मियोसिस कहा जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या है? पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या है? कोशिका भित्ति है। क्या है भैया? कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण प्लाज्मा झिल्ली है। जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या है? प्लाज्मा झिल्ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है? लिपिड एवं प्रोटीन से।
कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है? लिपिड एवं प्रोटीन से। कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेलुलोज की। कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका में श्वसन का मुख्य स्थान कौन सा है? कोशिका में श्वसन का मुख्य स्थान कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है भैया? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में श्वसन का मुख्य स्थान कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में भोजन बनाने वाला कोशिकांग कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। कोशिका में भोजन बनाने वाला कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा हरा वर्णक पाया जाता है? तो क्लोरोफिल ही पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा हरा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। कोशिका का पैकेजिंग केंद्र किसे कहते हैं? गोल्जी काय को। कोशिका का पैकेजिंग केंद्र किसे कहते हैं? गोल्जी काय को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। कोशिका का पाचन केंद्र किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। कोशिका का पाचन केंद्र किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम पर। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम पर होता है। कोशिका में वसा का निर्माण कहाँ होता है? चिकनी एवं एंडोप्लाज्मिक जलिका में। कोशिका में वसा का निर्माण कहाँ होता है? चिकनी एवं एंडोप्लाज्मिक जलिका में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका में पदार्थों का परिवहन कौन करता है? कोशिका में पदार्थों का परिवहन कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक जलिका। कौन करता है भैया? एंडोप्लाज्मिक जलिका। कोशिका में जल का भंडारण कहाँ होता है? कोशिका में जल का भंडारण कहाँ होता है? रसधानी यानी वैक्यूल में। कहाँ भैया? रसधानी में यानी वैक्यूल में होती है। रसधानी को इंग्लिश में वैक्यूल भी बोला जाता है। ओके, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप कोशिका की रसधानी कैसी होती है? तो एक बड़ी एवं अस्थायी होती है। पादप कोशिका की रसधानी कैसी होती है? एक बड़ी एवं अस्थायी होती है। जंतु कोशिका की रसधानी कैसी होती है? छोटी एवं अस्थायी। जंतु कोशिका की रसधानी छोटी एवं अस्थायी होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और जिनको भी कुछ डाउट होगा, जिन बच्चों को कुछ डाउट होगा, वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, आपको वही आपका सॉल्व कर दिया जाएगा। यानी या तो जब नेक्स्ट डे क्लास आएगी तो सबसे पहले आपके डाउट को सॉल्व करवाया जाएगा, उसके बाद क्लास को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। और आज देखिए ये क्वेश्चन जो है वन लाइनर क्वेश्चन में आया है ना। ये चैप्टर जो है वन लाइनर क्वेश्चन में आया। कल जो आएगा वो बहुविकल्पी क्वेश्चन में आएगा, फिर वहाँ आपको आंसर बताना पड़ेगा। ओके, चलिए। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? केंद्रक है। कोशिका का आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है ना। कोशिका का आत्महत्या थैला किसे कहा जाता है या थैली किसे कहा जाता है? तो वो लाइसोसोम को कहा जाता है। ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिकीय श्वसन का मुख्य स्थान कौन सा है? कोशिकीय श्वसन का मुख्य स्थान कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है भैया? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एटीपी को क्या कहा जाता है? एटीपी को क्या कहा जाता है? ऊर्जा की मुद्रा। एटीपी को क्या कहा जाता है? या ऊर्जा की मुद्रा। यह ऊर्जा की मुद्रा कौन सी है? तो एटीपी ही है। न्यूक्लियोलस कहाँ स्थित होता है? केंद्रक के भीतर। न्यूक्लियोलस कहाँ स्थित होता है? केंद्रक के भीतर। न्यूक्लियोलस का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम का निर्माण करना। क्या करना? राइबोसोम का निर्माण करना। कोशिका में डीएनए की प्रतिकृति कब बनती है? कोशिका में डीएनए की प्रतिकृति कब बनती है? कोशिका विभाजन से पहले। कब बनती है? कोशिका विभाजन से पहले। कोशिका का सबसे लंबा कोशिकांग कौन सा माना जाता है? एंडोप्लाज्मिक जलिका। क्या माना जाता है? एंडोप्लाज्मिक जलिका। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परासरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? निष्क्रिय परिवहन है। परासरण यानी डिफ्यूजन किस प्रकार की प्रक्रिया है? निष्क्रिय परिवहन है। परासरण किसका संचालन है? परासरण किसका संचालन है?
तो जल का, यानी अर्धपारगम झिल्ली द्वारा संचालन। परासरण किसका संचालन है? जल का अर्धपारगम झिल्ली द्वारा संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत में नई कोशिका की उत्पत्ति किससे बताई गई है? पूर्ववर्ती कोशिका से। कोशिका सिद्धांत में नई कोशिका की उत्पत्ति किससे बताई गई है? पूर्ववर्ती कोशिका से। गुणसूत्रों की संख्या सबसे अधिक किस अवस्था में स्पष्ट दिखाई देती है? मेटाफेज। गुणसूत्रों की संख्या सबसे अधिक किस अवस्था में स्पष्ट दिखाई देती है? तो वो मेटाफेज में सबसे स्पष्ट दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? साइटोजेनेटिक्स। किस शाखा में किया जाता है? साइटोजेनेटिक्स में। पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में। पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? यानी हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोटीन, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक आरएनए कौन सा है? एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक आरएनए एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। ओके। जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है? कोशिका है। जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। कोशिका जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? रॉबर्ट हुक को। कोशिका जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड। ओके चलिए, कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? वो जल पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? जल पाया जाता है। कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? प्रोटीन। कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? प्रोटीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। कोशिका का जीवित भाग क्या कहलाता है? जीव द्रव्य। क्या कहलाता है भैया? जीव द्रव्य कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। कोशिका का जीवित भाग क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, यानी जीव द्रव्य कहलाता है। जीव द्रव्य किन दो भागों से मिलकर बना होता है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक से। जीव द्रव्य किन दो भागों से मिलकर बना होता है? कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक से मिलकर बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कोशिका का निर्जीव भाग कौन सा है? कोशिका का निर्जीव भाग कौन सा है? कोशिका भित्ति है। क्या है भैया? कोशिका का निर्जीव भाग क्या है? कोशिका भित्ति है। प्लाज्मा झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? प्लाज्मा झिल्ली की प्रकृति जो होती है वो लचीली एवं चयनात्मक पारगम्य होती है। कैसी होती है? लचीली एवं चयनात्मक पारगम्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के अंदर कैसी झिल्ली होती है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के अंदर कैसी झिल्ली होती है? प्लाज्मा झिल्ली। कैसी झिल्ली होती है भैया? प्लाज्मा झिल्ली। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन। किसकी भैया? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। केंद्रक को कोशिका का क्या कहा जाता है? तो नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक के चारों ओर से कौन सी झिल्ली घेरे रहती है? केंद्रक को चारों ओर से कौन सी झिल्ली घेरी रहती है? तो केंद्र की झिल्ली। कैसी झिल्ली? केंद्र की झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र की झिल्ली में सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। केंद्र की झिल्ली में सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र मुख्यतः किसके बने होते हैं? डीएनए एवं प्रोटीन के। गुणसूत्र मुख्यतः किसके बने होते हैं? डीएनए एवं प्रोटीन। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है इस बार। ओके, गुणसूत्र मुख्यतः किसके बने होते हैं? डीएनए एवं प्रोटीन की। मानव की सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है?
मानव की सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है ना। मानव के जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 23 होती है। एक में 23 होती है, मान लिया मेल में 23 और फीमेल में भी 23, टोटल कितने हो गए? 46। ओके, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन होता है ना। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन जब होगा तो 23 ही पाए जाएंगे। अगर समसूत्री विभाजन होगा तब क्या होगा? 46 होता है। लेकिन मानव में कैसा विभाजन होता है, कैसा जो होता है जनन होता है वो अर्धसूत्री ही होता है। ओके, कोशिका विभाजन की शुरुआत किस अवस्था में होती है? प्रोफेज में होती है। कोशिका विभाजन की शुरुआत किस अवस्था में होती है? प्रोफेज में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोसिस की अंतिम अवस्था कौन सी है? टेलोफेज। माइटोसिस की अंतिम अवस्था टेलोफेज। कोशिका प्लेट का निर्माण किस कोशिकांग में होता है? पादप कोशिका में। कोशिका प्लेट का निर्माण किस कोशिका में होता है? पादप कोशिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लीवेज किस कोशिका में पाया जाता है? क्लीवेज किस कोशिका में होता है? तो जंतु कोशिका में। किस कोशिका में भैया? जंतु कोशिका में। कोशिका का कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? हरित लवक में। कोशिका का कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? हरित लवक में पाया जाता है। किस कोशिकांग में अपना डीएनए पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक। किस कोशिकांग में अपना डीएनए पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिकांग में अपना राइबोसोम पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में। अर्धस्वायत्त कोशिकांग किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक को अर्धस्वायत्त कोशिकांग किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में ऊर्जा का संग्रह किस रूप में होता है? एटीपी के रूप में। कोशिका जिसे क्या बोला जाता है? एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है भैया? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोशिका में ऊर्जा का संग्रह किस रूप में होता है? एटीपी के रूप में। और एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोशिका में श्वसन के दौरान एटीपी कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। कोशिका में श्वसन के दौरान एटीपी कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? केंद्रक। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक। प्रोटीन संश्लेषण का स्थल कौन सा है? राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण का स्थल कौन सा है? राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कोशिका के अवशिष्ट पदार्थों का पाचन कौन करता है? तो लाइसोसोम करता है। कोशिका के अवशिष्ट पदार्थों का पाचन कौन करता है? लाइसोसोम ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में पदार्थों का संशोधन एवं पैकेजिंग कौन करता है? गोल्जी काय करता है। कोशिका में पदार्थों का संशोधन एवं पैकेजिंग कौन करता है? गोल्जी काय करता है। कोशिका में लिपिड का संश्लेषण कहाँ होता है? चिकनी एवं एंडोप्लाज्मिक जलिका में। कोशिका में लिपिड का संश्लेषण कहाँ होता है? चिकनी एवं एंडोप्लाज्मिक जलिका में। राइबोसोम किससे बने होते हैं? आरएनए एवं प्रोटीन। राइबोसोम किससे बने होते हैं? आरएनए एवं प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में सबसे अधिक संख्या में पाया जाने वाला कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम ही है। कोशिका में सबसे अधिक संख्या में पाया जाने वाला कोशिकांग राइबोसोम। कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। साइटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है भैया? कोशिका द्रव्य में। कोशिका में एंजाइमों की क्रियाएं मुख्यतः कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में ही होती है। कोशिका में एंजाइमों की क्रियाएं मुख्यतः कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? हरित लवक में होती है। कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक में। क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना। क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना। सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण किस कोशिका में होता है? पत्तियों की हरित कोशिकाओं में।
सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण किस कोशिका में होता है? पत्तियों की हरित कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन का परिवहन कौन करता है? खुरदरी एवं एंडोप्लाज्मिक जलिका। कोशिका में प्रोटीन का परिवहन कौन करता है? खुरदरी एवं एंडोप्लाज्मिक जलिका। कोशिका में सूक्ष्म नलिकाओं का निर्माण कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। कोशिका में सूक्ष्म नलिकाओं का निर्माण कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रियोल किस कोशिका में पाए जाते हैं? सेंट्रियोल किस कोशिका में पाए जाते हैं? जंतु कोशिका में। किसमें भैया? जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में समानता सेंट्रियोल होते हैं या नहीं? तो नहीं होते हैं। पादप कोशिका में समानता सेंट्रियोल होते हैं या नहीं? तो नहीं होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में रसधानी का मुख्य कार्य क्या है? भंडारण एवं तुरगर दाब बनाए रखना। क्या? भंडारण एवं तुरगर दाब बनाए रखना। कोशिका में तुरगर दाब किसके कारण हो बना रहता है? रसधानी के कारण। किसके कारण भैया? रसधानी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में जल की कमी से होने कोशिका में जल की कमी होने पर क्या होता है? तो कोशिका क्या होती है? सिकुड़ जाती है। क्या होती है भैया? कोशिका सिकुड़ जाती है। कोशिका में जल की कमी होने पर क्या होता है? कोशिका सिकुड़ जाती है। कोशिका में जल प्रवेश के लिए करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोशिका में जल प्रवेश करने की प्रक्रिया या क्रिया क्या कहलाती है? ऑस्मियोसिस कहलाती है, यानी परासरण कहलाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों की वृद्धि किस प्रक्रिया के कारण होती है? कोशिका विभाजन के कारण। किस प्रक्रिया के कारण? कोशिका विभाजन के कारण। जीवों की वृद्धि किस प्रक्रिया के कारण होती है? कोशिका विभाजन के कारण होती है। बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण किससे होता है? अनेक कोशिकाओं से। बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण किससे होता है? अनेक कोशिकाओं से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका जीवों की किस प्रकार की इकाई है? कोशिका जीवों की किस प्रकार की इकाई है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक एवं अनुवांशिक इकाई। संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं अनुवांशिक इकाई है। कोशिका जीवों की किस प्रकार की इकाई है? संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं अनुवांशिक इकाई है। कोशिका में डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? अनुवांशिक सूचना का संग्रह एवं संचारण करना। कोशिका में डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? अनुवांशिक सूचना का संग्रह एवं संचारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। कोशिका में आरएनए का मुख्य कार्य क्या है भैया? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। कोशिका में राइबोसोम किस प्रकार की कोशिकांग है? कोशिका में राइबोसोम किस प्रकार के कोशिकांग है? झिल्ली रहित कोशिकांगों। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया कितनी झिल्लियों से घिरा होता है? दोहरी झिल्ली से। माइटोकॉन्ड्रिया कितने झिल्ली से घिरा होता है? तो दोहरी झिल्ली से। हरित लवक कितनी झिल्लियों से घिरा होता है? दोहरी झिल्ली से ही घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक के अंदर उपस्थित द्रव क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रक के अंदर उपस्थित द्रव क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र सबसे स्पष्ट किस अवस्था में दिखाई देते हैं? मेटाफेज में ही दिखाई देते हैं। गुणसूत्र सबसे स्पष्ट किस अवस्था में दिखाई देते हैं? मेटाफेज में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल तंतु कौन बनाता है? सेंट्रोसोम। कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल तंतु कौन बनाता है? सेंट्रोसोम बनाता है। कोशिका के अंदर पदार्थों का आंतरिक परिवहन कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक जलिका। कौन करता है भैया? एंडोप्लाज्मिक जलिका। कोशिका में स्रावी पदार्थों का संग्रह एवं पैकिंग कौन करता है? गोल्जी का। कोशिका में स्रावी पदार्थों का संग्रह एवं पैकिंग कौन करता है? गोल्जी का करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, पदार्थों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? पदार्थों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन से भैया? कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेकर अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं? ऑक्सीजन का त्याग करते हैं। ओके, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? जल के अपघटन से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? जल के अपघटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में जल का संतुलन कौन बनाए रखता है? रसधानी यानी वैक्यूल बनाए रखती है। ओके,
कोशिका में जल संतुलन कौन बनाए रखता है? तो रसधानी यानी वैक्यूल बनाए रखती है। कोशिका के में आंतरिक जल कितने निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोशिका में आंतरिक जल निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहिर्परिसरण कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? बहिर्परिसरण यानी ऑस्मोसिस कहलाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका में जल के प्रवेश की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतःपरासरण। क्या कहलाती है? अंतःपरासरण यानी एंडो ऑस्मोसिस कहलाती है। ओके, किस कोशिकांग में पाचन एंजाइम पाए जाते हैं? लाइसोसोम। किस कोशिकांग में पाचन एंजाइम पाए जाते हैं? लाइसोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइसोसोम फटने पर क्या होता है? लाइसोसोम के फटने पर क्या होता है? कोशिका का स्वापाचन हो सकता है। लाइसोसोम फटने पर क्या होता है? कोशिका का स्वापाचन हो सकता है। कोशिका में ऊर्जा का त्वरित स्रोत क्या है? कोशिका में ऊर्जा का त्वरित स्रोत है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी। एटीपी संश्लेषण किस प्रक्रिया में होता है? कोशिकीय श्वसन में। एटीपी संश्लेषण किस प्रक्रिया में होता है? कोशिकीय श्वसन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव द्रव्य। जीव द्रव्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? जीव द्रव्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के संयुक्त भाग के लिए। कोशिका जीव द्रव्य किस शब्द के लिए? जीव द्रव्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के संयुक्त भाग के लिए। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीव किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीव किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया? 1838 से 1839, है ना। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया? 1838 से 1839 के बीच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप। कोशिका का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है यानी सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सूक्ष्म कोश की संरचनाओं के अध्ययन के लिए। किसके लिए? सूक्ष्म कोश की संरचनाओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का विकास किसने किया? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का विकास किसने किया? नॉल एवं रुस्का ने। किसने? नॉल एवं रुस्का ने। कोशिका में प्रोटीन बनाने का निर्देश किससे मिलता है? कोशिका में प्रोटीन बनाने का निर्देश किससे मिलता है? डीएनए से। किससे मिलता है भैया? डीएनए से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका में अनुवांशिक सूचना की मूल इकाई क्या है? जीन। कोशिका में अनुवांशिक सूचना की मूल इकाई जीन है। कोशिका में जीन कहाँ स्थित होते हैं? गुणसूत्रों पर। कोशिका में जीन कहाँ स्थित होते हैं? गुणसूत्रों पर। मानव शरीर की अधिकांश कोशिकाएं किस प्रकार की होती हैं? यूकैरियोटिक। मानव शरीर की अधिकांश कोशिकाएं जो होती है वो कैसी होती है? तो यूकैरियोटिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवाणु किस प्रकार की कोशिका वाले जीव है? प्रोकैरियोटिक। जीवाणु किस प्रकार के कोशिका वाले जीव हैं? तो प्रोकैरियोटिक। नील हरित शैवाल किस प्रकार की कोशिका वाले होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीबा किस प्रकार का जीव है? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। अमीबा किस प्रकार का जीव है? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। पैरामीशियम किस प्रकार का जीव है? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। पैरामीशियम किस प्रकार का जीव है भैया? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। युगलीना में कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण करता है? हरित लवक। कौन सा भैया? हरित लवक। युगलीना में कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण करता है? हरित लवक करता है। कोशिका का आकार सबसे पहले किसने देखा था? कोशिका का आकार सबसे पहले किसने देखा? तो रॉबर्ट हुक ने। कब भैया? 1665 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवित कोशिका का प्रथम वर्णन किसने किया था? एंटोनी वान लुवेनहाक ने। जीवित कोशिका का प्रथम वर्णन किसने किया? एंटोनी वान लुवेनहाक। कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिकांगों का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्गेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्गेनोलॉजी कहलाता है। ओके,
कोशिका में सबसे अधिक रासायनिक अभिक्रियाएं कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में होती हैं। कोशिका में सबसे अधिक रासायनिक अभिक्रियाएं कहाँ होती हैं? कोशिका द्रव्य में। कोशिका में प्रोटीन का संशोधन कौन करता है? कोशिका में प्रोटीन का संशोधन कौन करता है? गोल्जी करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट। कोशिका में वसा एवं हार्मोन का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? कोशिका में वसा एवं हार्मोन का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? चिकनी एंडोप्लाज्मिक जालिका में। कहाँ भैया? चिकनी एंडोप्लाज्मिक जालिका में होता है। कोशिका में झिल्ली रहित कोशिकांग का प्रमुख उदाहरण क्या है? राइबोसोम। कोशिका में झिल्ली रहित कोशिकांग का प्रमुख उदाहरण राइबोसोम है। कोशिका में सबसे महत्वपूर्ण आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? डीएनए। कोशिका में सबसे महत्वपूर्ण आनुवंशिक पदार्थ कौन है? डीएनए है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका के विकास एवं विभेदन का नियंत्रण कौन करता है? जीन। कोशिका के विकास एवं विभेदन का नियंत्रण कौन करता है? जीन करता है। कोशिका की सभी उपापचयी क्रियाओं का केंद्र क्या है? कोशिका द्रव्य है। कोशिका की सभी उपापचयी क्रियाओं का केंद्र क्या है? कोशिका द्रव्य है। कोशिका में श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। कोशिका में श्वसन के लिए आवश्यक गैस क्या है भैया? ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका में ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन। कोशिका में ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो श्वसन कहलाती है। कोशिका में भोजन का अंतिम ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना। कोशिका में भोजन का अंतिम ऑक्सीकरण कहाँ होता है भैया? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं सभी को? यहाँ तक सभी को क्लियर है या नहीं? ओके भैया, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जीवों की संरचनात्मक एवं जीवों की संरचना एवं कार्य की मूल इकाई क्या है? कोशिका है। जीवों की संरचना एवं कार्य की मूल इकाई क्या है भैया? कोशिका है। कोशिका विज्ञान का आधारभूत सिद्धांत क्या है? कोशिका विज्ञान का आधारभूत सिद्धांत क्या है? सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं तथा नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं तथा नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से क्या होती है? उत्पन्न होती है। तो ये रहे आज की क्लास। कोशिका चैप्टर यहीं समाप्त होता है। ओके, कोशिका चैप्टर जो है आपका यहीं समाप्त होता है। सेल चैप्टर पूरा यहीं समाप्त होता है। कितने क्वेश्चन थे? 200 क्वेश्चन में कोशिका से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे सभी क्वेश्चन यहाँ समाप्त होते हैं। अब कल आपकी बहुविकल्पी क्वेश्चन की क्लास आएगी, तो उसमें आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने का प्रयास जरूर करेंगे। ओके, और अपने मित्रों को भी इस क्लास से जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि आज से जो है आपकी यूपीसी नेट स्पेशल क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो ये रहे आज के वन लाइनर क्वेश्चन। अब कल जो क्लास आएगी वो बहुविकल्पी क्वेश्चन के साथ आएगी। तो आज की क्लास कैसी लगी आप सभी लोग जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो भी डाउट होगा उसको भी कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास बहुविकल्पी क्लास में। तो ये क्लास कैसी लगी सभी को, सभी लोग जरूर बताइएगा, और कोई डाउट हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर इस क्लास का, इस परिवार का सदस्य बने। ओके, और आगामी परीक्षा में अपने सपनों को उड़ान दें। ओके, 2027 यूपीसी नेट स्पेशल क्लास है 2027 के लिए। तो मिलते हैं कल की क्लास में। तो एक बार पुनः सभी बच्चों को थैंक यू, जय हिंद, सभी को ऑल द बेस्ट।